आज के इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी जिसका एग्जाम 8 मई 2022 को कंडक्ट करवाया गया था उसके सर्वशुद्ध हल को देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये एग्जाम पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था और इसका जो री एग्जाम है वो 30 सितंबर 2022 को होने वाला है। इसलिए इसका सर्वशुद्ध हल आने वाली परीक्षा के बारे में पता करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन 67 बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया था पेपर उसके हल को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ऑप्शंस दिए थे कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, और लास्ट ऑप्शन तो इनका होता ही है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अधीनस्थ विधान पर समिति। इसके आप कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ये संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति का गठन था वो वर्ष 1953 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1953 में किया गया था। दोनों सदनों में इस समिति की सदस्य संख्या जो होती है वो 15 होती है। ठीक है, यह समिति यह विचार करती है तथा प्रतिवेदन देती है कि नियम विनिमय तथा नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका को प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, इस पर ये देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन थे मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। तो अगर आपको पता है कि महान्यायवादी आपका कौन से आर्टिकल में होता है, 76 यानी 76 में होता है, और आपका वाद और कार्यवाही जो होती है तो ये तो 300 में आपका क्या होती है, मुकदमे और कार्रवाई हो ही गया। अब आपका बच गया 302 के अंदर आपका व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन होता है। ठीक है, अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, यानी कि डी जो है आपका कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, ये 302 में हो जाएगा। और महान्यायवादी 76 याद है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्रवाई जो है वो अनुच्छेद 300 के अंदर है। तो आगे पीछे का भी आर्टिकल देख लिया, जिससे अगर आगे पीछे भी आता है तो आप निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। ऑप्शन थे संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो संविधान पे भी है। ठीक है, संविधान पर भी निर्मित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित है, और विशेष परिस्थिति में हम लोग परंपरा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मतलब सी भी सही हो, ए भी सही होगा, सी भी डी, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कोई नहीं, इसमें मोर देन वन हो गया, इस केस में आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन था कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ऑप्शन थे उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो आपका ये सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किया गया था वो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन अब आगे अगर कुछ इससे हट के क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होगा। जैसे उड़ीसा में यह अधिनियम जो है 1970 में ही पारित हुआ था, किंतु जब इसे लागू किया गया 1983, इसको लागू करने में समय लग गया, इसलिए उड़ीसा तो नहीं होगा। ठीक है, बिहार में लोकायुक्त का गठन याद कर लेते हैं इसी के साथ। वर्ष 1974 में बिहार में क्या हुआ था, लोकायुक्त का गठन हुआ था, और पंजाब में 1995 में, और केरल में कब हुआ था, 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए न्यायाधीश की आपको इससे पता चल रहा है कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की, मुख्य सतर्कता आयुक्त की, महान्यायवादी की, इसकी आपको एक बार लिस्टिंग सरसरी निगाह से जरूर देख के जाएं, क्योंकि इनसे सवाल बन सकते हैं। अब ये ना न्यूज़ में थे ना इनका करंट से कोई लेना देना था, फिर भी उन्होंने एएस आनंद के बारे में पूछ लिया, जो कि क्या थे, 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 के लिए ये कार्यरत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में आपका पता है पंचायतें आती हैं, जिसमें 243 जी के अंदर पंचायत से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। उस 29 विषय में आपका पुस्तकालय भी शामिल है, ईंधन और चारा भी शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल। तो यानी कि इससे क्या निकल रहा है कि मोटे मोटे शब्दों में आपको 29 विषय एक बार पढ़ लेने हैं, कम से कम एक बार पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार के लिए आपको पढ़ देती हूँ 29 विषय कौन कौन से हैं। कृषि है, मत्स्य उद्योग है, ग्रामोद्योग है, ग्रामीण आवासन है, ईंधन और चारा है, सड़क पुल है तथा राजमार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि। लेकिन ग्रामीण खेल का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। ऑप्शन थे 98, 96, 104, 109, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कुल 102 मांगें की जाती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वो आपकी 1953 में शुरू की गई थी। ठीक है, डेट क्या था, 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास कार्य को आगे बढ़ाना था। ठीक है, 1957 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था।
तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने और बेहतरी के लिए सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन भी 1957 में किया गया था। ठीक है, तो इसका प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कब हो जाएगा? 1953। इसके साथ ही हमने 2 फैक्ट और देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ऑप्शन थे स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। तो स्थानीय से चुने जाते हैं, शिक्षक से होते हैं, स्नातक होते हैं, बट उद्योगपति नहीं होते, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9 का डी आंसर। तो किसका किसका हिस्सा है ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से कितने चुने जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग हम कहाँ से लेंगे? स्थानीय निकायों से लेंगे। 1/3 भाग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 सदस्य जो होंगे स्नातकों द्वारा होंगे, और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, ये पूरा हमने देख लिया। उद्योगपति का कहीं जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित? अब इन्होंने साफ साफ प्रशासन वर्ड लगा दिया था, तो प्रशासन वर्ड अगर लगा दिया तो लेखा परीक्षक लेखा होगा नहीं, केंद्र राज्य होगा नहीं, नीति कार्यान्वयन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। 4 कथन दिए गए थे। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय, इस पर पकड़ना है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापना किया गया है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, केवल सलाहकार की बात है। पहला वित्त आयोग जो है 1950 में स्थापित किया गया। तो अब इसमें देखते हैं, अगर आपको मेन फैक्ट याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था कि वित्त आयोग एक सांविधिक नहीं संवैधानिक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और संविधान के 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का स्थापित किया गया है, ये स्टेटमेंट सही है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें जो होती है प्रकृति में केवल सलाहकार होती हैं, इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब ये बाध्य नहीं होती हैं। और जो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950 में ना होकर के 1951 में हुआ था, यानी आपका स्टेटमेंट 1 और 4 गलत हो गए, 2 और 3 ही सही हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 22 कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? ऑप्शंस थे 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6वीं कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र, 8वीं कक्षा के सभी छात्र, और ऊपर में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिजिटल बिहार कार्यक्रम आखिर था क्या। इसके तहत क्या किया गया था कि कक्षा 6 और उससे ऊपर के सभी छात्रों को 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना है। तो आपका 6 के ऊपर में 7, 8 दोनों आ जाएंगे, इसलिए मोर देन 1 सही होगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक को स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था क्या था? ऑप्शन थे 0.641, 0.613, 0.596, 0.574। तो आंकड़ों वाले जो सवाल हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बीपीएससी पता नहीं है ये जानबूझ के ये आंकड़े गलत देते हैं या इनसे हो जाते हैं, लेकिन जनरली इनके में ई ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि इनका ऑप्शन में सही आंकड़ा होता ही नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना बहुत ही टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आपको हल्का सा भी आइडिया लगता है, आपको डाटा तो पूरा पक्का किसी को याद होता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है डेटा को याद करने के लिए। तो जो बिहार का मानव विकास सूचकांक का मान है उसमें सही आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका दिया होता है 0.536, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो 14 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो आपका जो है ऑप्शन थे 22,511, 27,617, 20,011, 2,543 करोड़। अब एक इसमें भी डाउट है, ऐसे क्वेश्चन में भी स्टूडेंट परेशान हो सकते हैं कि बीपीएससी क्या उत्तर देगा। जैसे 22,511 एग्जैक्ट नहीं है, 22,510.8 करके समथिंग है, तो इसको लोग 22,511 मान रहे हैं। अब बीपीएससी पर डिपेंड करता है कि बीपीएससी क्या लेगा। वैसे 0.5 से ज़्यादा है तो 22,511 ही लेना चाहिए, और सारे मतलब बहुत लोग ही यही आंसर बता रहे हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो बीपीएससी पर डिपेंड करते ही हैं कि फाइनल आंसर की आएगी तब क्या आंसर आपका होता है। 22,511 है राजकोषीय घाटा, जो कि आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जीएसडीपी का कितना है? 2.97% है। ठीक है, ये डेटा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको दिमाग में एकदम बैठा के जाना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। 4 कथन दिए थे, ये भी क्वेश्चन उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की थी। पहला ऑप्शन था कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है और BNI में 6 आयाम होते हैं। अब देखो
इसमें क्या है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन आपके पकड़ में आ जाता है तो आपका आराम से क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि BNI जो है 6 आयाम है। भाई BNI के 6 आयाम नहीं है, 5 आयाम है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि BNI जो है 26 संकेतकों पर आधारित है और NSO के डेटा के उपयोग करके 2012 और 2018 में सभी राज्यों के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 2012-18 दोनों बनाया गया और इन्होंने कहा 18 के लिए बनाया गया, इसलिए 2 स्टेटमेंट भी आपका 2 स्टेटमेंट सही हो जा गलत हो जा रहा है, तो केवल 1 और 3 ही सही हो रहे हैं, ठीक है। एक आपका क्या था, एक बार दोबारा से देख लीजिए। एक आपका आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर BN नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है, ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो बिहार को 4.12% हिस्सा प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो अगर आपको याद है कि कौन कौन से हैं तो आप निकाल लेंगे। अशोक कुमार लाहिड़ी इसके सदस्य थे, रमेश चंद्र भी थे, अजय नारायण झा भी थे। ये सुदीप्तो मंडल जो थे वो नहीं थे, ठीक है। और एक डेटा इसके साथ ये भी याद कर लीजिए कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी रखने की सिफारिश की गई थी? 41% रखने की गई थी सिफारिश। और जो 15वां वित्त आयोग है वो 2021 से 26 की अवधि के लिए जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया है, ठीक है। अब कितना हो गया है? आज की डेट में 74% हो गया है बीमा क्षेत्र में FDI। डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो ये 6.8% का आकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? अगर आप प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि देखेंगे तो आपको आर्थिक विकास का सबसे अच्छा आंकड़ा जानने को मिलेगा। तो अभी तक जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो सारे एक्सप्लेनेशन वाले हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। अगर थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन इस बार बनता है उस टॉपिक से, तब भी आप इजीली अगर वीडियो को सुनेंगे तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो इसको 2020-21 से 2024-25 तक के लिए इसको क्या किया गया है? लागू किया गया, ठीक है। 2021 से 24-25 तक। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? और आपके ऑप्शन दिए हुए थे कि नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ढांचा कैसा होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार करने की शीर्ष निकाय है। इस परिषद में कौन कौन आएंगे? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके सदस्य शामिल होते हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो शामिल होता हो, इसलिए ऐसे केस में आपका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। अब सूची 24 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं सूची क्या दी हुई है। सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है। सूची 1 में समिति का नाम दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है कि उसके अध्यक्ष को किस चीज़ से संबंधित थी वो समिति। तो सरकारी आयोग समिति हर बार जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये आपका केंद्र राज्य संबंध पे आधारित थी और आई थिंक इसी से ही आपका आंसर निकल जा रहा होगा। लेकिन बाकी को भी आप याद करके रख लें, हर बार निकलना पॉसिबल नहीं है। तो आपका हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही आंसर बनेगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। सरकारी आयोग जो है आपका वो केंद्र राज्य संबंध मजबूत करने के लिए था, ठीक है, केंद्र संबंध के लिए था। सी रंगराजन समिति जो है आपकी गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। पारेख समिति आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए थी और नरसिम्हा समिति जो है वो नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए थी। तो चारों समितियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही रिस्की बन जाते हैं जब इसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है, क्योंकि जल्दबाजी में आप 1-2 पकड़ के ऑप्शंस कर देते हैं, ये ऑप्शन लगाना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें आपको भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे कम कहाँ होता है, फिर उससे ज़्यादा और लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है, तो सभी को पता होगा। और उतने से ही क्वेश्चन नहीं निकल रहा था। पश्चिम बंगाल के बाद आपका पंजाब का नंबर आ रहा है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यानी सबसे कम आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर बंगाल। और ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं हुआ है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसलिए याद करके रखें। अब बिहार के लिए भी आपको 4 स्थान तक का आंकड़ा याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, ठीक है, तो ये बताना था आपको।
तो क्रिप्स भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो इन सब में सबसे पहले क्या होगा, क्रिप्स मिशन का आगमन होगा। ठीक है, क्या हुआ था, सुदूर पूर्व में जापान की सफलताओं से घबरा गई थी ब्रिटिश सरकार और मार्च 1942 में अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को नए संवैधानिक प्रस्ताव देकर भारत भेजा। ठीक है, क्रिप्स का कांग्रेस नेताओं के साथ पहली बैठक हुई 29 मार्च को। क्रिप्स मिशन की सफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करी, पृष्ठभूमि तैयार की और बंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। और लॉर्ड वेवल का जो कार्यकाल है वो 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक था। ठीक है, फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इसका आगमन जो हुआ 25 मार्च 1946 को नई दिल्ली में हुआ। तो मतलब किस मिशन के आगमन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद आपका लॉर्ड वेवल के पद पर गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन 1943 में हो रहा है और कैबिनेट मिशन 1946 में। इस हिसाब से सबसे पहली घटना कौन सी होगी, किस मिशन का आगमन। अगला क्वेश्चन था कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ये सब बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था। तो इससे कौन कौन सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में। इससे हर डिटेल, इसीलिए जो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके डिटेल आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे चंपारण सत्याग्रह से जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद ये तीनों जुड़े हुए थे, पर राम मनोहर लोहिया का इससे कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ये आपका जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए। जयप्रकाश नारायण कहाँ से फरार हुए, हजारीबाग जेल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। गया के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो आपको जो भी बिहार में अधिवेशन हुए हैं, 2 ही अधिवेशन हुए हैं, उनको आपको याद करके रखना है। एक 1912 में पहला हुआ था बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष थे मधुलकर, और एक हुआ है 1922 में गया में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो ये दोनों आपको एकदम जबान पर रट के रखना है, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। अगला है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहपी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। लाला लाजपत राय थे अनहपी इंडिया पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। इसका दोनों क्वेश्चन है, अगर आपसे ईयर भी इससे पूछा जा सकता है, इसलिए ईयर को याद करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। ये जर्मनी में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। सूरसेन जी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सन्यासी विद्रोह था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे। समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ था, उसका छोटा विकर्ण 10 है, लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो समचतुर्भुज की अगर 2 प्रॉपर्टी आपको पता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो उससे आप इस ट्रिपलेट बना के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परिमाप 52 दिया हुआ है, तो परिमाप यानी एक भुजा की समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी। 4 से डिवाइड करोगे तो 13 क्या हो जाएगी इसकी भुजा आएगी, ये 13 आ गई। ठीक है, और ये 10 है तो समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा 5। तो 5 12 यानी कि ये वाला पार्ट कितना हो गया 12, और 12 का डबल कर दोगे दूसरा विकर्ण निकल आएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर की रेस थी। मैं इसका आंसर सेंसरी मैं इसका बता दे रही हूँ, जहाँ थोड़ा बहुत फॉर्मूला वो बता दूंगी। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है। तो बी की गति क्या होगी, बी की गति आपकी हो जाएगी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं। एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। तो 12:48 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन से देखने को मिलता है। इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है, 4 5 6 से विभाजित होंगी। इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 5 6 का एलसीएम जो आएगा उससे जो संख्या विभाजित होगी वो इन तीनों से विभाजित होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ऐसी 6 संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा से विभाज्य होगा। ऐसे केसेस में n की सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू रख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। n की वैल्यू आप 1 पुट करिए, 3 पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो जब 1 के लिए कोई चीज़ ट्रू है तो आगे आने वाली सारी n धनात्मक संख्याओं के लिए सही होगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया था, संख्याओं का योग दिया था, संख्या निकालनी थी। सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, एक्स प्लस वाई दिया है, तो इससे उस अगर डिवाइड कर दोगे तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। दोनों स्टेटमेंट, दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स और वाई की 628 और 372 आ जाएगा। लॉग √2 32 का वैल्यू निकालना है, बेस √2 32, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, क्योंकि 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और 2 को हाफ लिख सकते हैं। यहाँ से अगर ये पावर उधर जाएगी तो इसका डबल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की, लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 24 से कितने नींबू बेचने चाहिए। क्वेश्चन में इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। 18 आ जाएगा। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार कर देगी। इसका आंसर हो जाएगा 7 सही बटे 3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइंस को बहुत ही दिमाग से सॉल्व करना है। साइंस हर एग्जाम की तरह पीपीएससी सिंपल तरीके से नहीं पूछता, उसमें कुछ ना कुछ जरूर ट्रिक वो रखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की उपस्थिति। यहीं आप पकड़ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों तरफ एक विशेष कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, इसलिए अंदर तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। लेकिन अब आपके पास ई ऑप्शन भी है, अब ई ऑप्शन ना हो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि और कोई स्टेटमेंट तो गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट था इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही हो गया ये। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, ये भी सही हो गया। समस्थानिक जो होते हैं परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में प्रयोग होते हैं, तो डी ऑप्शन भी सही होगा। इसका मतलब इन्होंने गलत पूछा था तो एक ही गलत हो रहा है, इसलिए ऐसे केस में ई ऑप्शन तो होगा नहीं, तो वही ए ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चयन करना है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, सही स्टेटमेंट है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन था एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम, यही आपको पकड़ना है, ये रेशम नहीं होता, एक्रिलिक ऊन होता है, ठीक है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो रेशम, ये रेशम नहीं होता, ऊन होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डी देख लेते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब दोनों में सेम चीज़ें, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, गलत है, बिल्कुल अलग अलग संरचना होती है, उनकी कठोरता भी अलग अलग होती है, हीरे की कठोरता बहुत ही अधिक होती है, उनकी विद्युत चालकता समान है, गलत है, ये भी चालकता अलग अलग होती है, वो एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, हाँ, क्योंकि दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, इसलिए एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, ये बताना था आपको। वैसे प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में यूज कर दिया प्रमुख घटक, तो प्रमुख घटक आपका कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। बहुत ही ध्यान देना है साइंस के क्वेश्चन पे, अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन ब्रेक किया तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कह देंगे, परासरण कह देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है, वह आपका बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि पेड़ क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में मुक्त करता है, ऑक्सीजन के बजाय क्या मुक्त करने लग जाता है, CO2 मुक्त करने लग जाता है। कीट बच्ची पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे का जो तना होता है पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरण में करने में तथा और ये इसका क्या काम होता है, ठीक है, तो तने का बहुत ज़्यादा रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भोजन के भंडारण, पौधों को आकार देने और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो तने के बारे में देख लेते हैं। तना जो होता है जड़ों, पत्तियों और फूलों के बीच की एक कड़ी होता है, और तना जो पौधों को सहारा प्रदान करने के साथ साथ अन्य कई काम करता है, जैसे भंडारण कहाँ करता है, आलू कंद में भंडारण का काम करने लग जाता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी कहीं करता है, किस केस में, कैक्टस के पर्णव स्तंभ में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आपका ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होता है, तो किसमें, RH कारक में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो आपके मस्तिष्क में स्थित होती है, ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल होता है। सार्वभौमिक जो स्वीकार होता है वो AB होता है, और दाता कौन होता है, वो होता है, इससे दोनों याद करके रखें, हो सकता है इस बार स्वीकार पूछ लिया और इस बार दाता पूछ लिया आपसे, ठीक है। निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया से क्या प्रभावित होंगे, आपके फेफड़े। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, अवतल क्या करेगा, चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उत्तल क्या करता है, छोटा करके दिखाता है, दोनों को टिक बना के याद कर लीजिए। एक पंखा जो है गर्मी के मौसम में आराम की अनुमति पैदा करता है, क्यों करता है, तो इसका सीधे एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, हवा, हमारा जो पसीना है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। इस चीज़ को आप प्रकाश का अपवर्तन से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। ये अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। सीधे याद करके रखना है, एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर से आप विभवांतर ही नापते हैं, एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल ही नापते हैं। गैल्वेनोमीटर गलत दिया हुआ है, विद्युत प्रतिरोध माप के क्या मानते हैं, इससे भी हम करंट को मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिरे तो अगर निर्वात है यानी कि एयर रेसिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो सेम वेट की चीज़ें एक साथ ही गिरेंगी। ठीक है। लेकिन अगर एयर रेसिस्टेंट अवेलेबल होता है यहाँ पे, अगर हवा में छोड़ी जाती चीज़ें तो भारी चीज़ सबसे पहले गिरेगी। ठीक है। हल्की चीज़ उसके, जिसका मतलब जैसे लोहा पहले गिर जाएगा और बाकी चीज़ें बाद में गिरेंगी। पर इसमें निर्वात में छोड़ी है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों क्या होगा, एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है, ये कारण है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या हम किससे निकालते हैं, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग से द्रव्यमान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, तो क्षारीय का ध्यान देना है कि पीएच का मान 7, जल्दी में क्या होता है बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो पीएच का मान 7 से अधिक पूछा है क्षारीय, अगर 7 से कम पूछता तो अम्लीय विलयन हो जाता है और 7 के बराबर होगा तो उदासीन विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, तो रूस ने निर्यात किया। अगला क्वेश्चन है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो कोई भी नहीं आया था, इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस बार भी 22 वाले में भी कोई नहीं आया, तो ये ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। जब क्वेश्चन बना था तब टीएस त्रिमूर्ति थे, लेकिन अब आपको ये याद करके नहीं जाना है, अब आपको रुचिरा कंबोज का नाम याद करना है क्योंकि नई यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन बन गई है, रुचिरा कंबोज बन गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों में से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज में ऐसा है। बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, ये 1913 में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से रश्मि कुमारी ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति पूछा था कि उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 38। अगर पूछता अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों तो 40 हो जाती। जात के लिए 38 है, जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ये आरक्षण आपका 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, 2000 में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, ये कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, ये याद करके रखिए, इसका आंसर है आपका 7। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया, खगड़िया से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा है और कोवैक्सीन जो है आपका भारत बायोटेक के द्वारा, दोनों ही याद करके रखिए, हो सकता है इस बार दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाए। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, 2017 में मिला दिया गया। बहुत करंट अफेयर अगर देखें तो बहुत ही सही क्वेश्चन आए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में था। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपने कोई विधायिका नहीं है, तो लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ये 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया है? तो कौन सा खेल था वो? आपका था भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। तो 19 पदक जीते हैं। 19 में क्या क्या है वो देख लेते हैं। 19 पदक में आपका 5 जो है वो स्वर्ण पदक है और 8 जो है रजत पदक है और कांस्य जो है 6 पदक है। ठीक है, स्वर्ण पदक जरूरी है। अवनी लेखरा शूटिंग में, सुमित अंतिल मेंस जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल जो है P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH में, प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में जीता है। प्रमोद भगत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से इनका संबंध है। कृष्णा नागर जो है बैडमिंटन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है? इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2021। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला जो अंतिम सैनिक था वो कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल नडाल जेट की आपूर्ति कराई? डसाल्ट एविएशन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020 में हुई। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? ये इजराइल में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। तो अंतरिम सरकार के आपको याद करके जाना है और नई जो कैबिनेट बनी थी उसका भी आपको याद करके जाना है कि मंत्री कौन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे आ गए हैं। तो ये पोर्शन ऐसा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हो ने किया। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिन नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 का गठन किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा कार्यस्थल गुजरात में स्थित है? गुजरात में लोथल है। चोल वंश का जो संस्थापक है वो लूसन में आपको विजयालय दिया हुआ, ये आपका करिकल दे रहे हैं तो आपको देखना है। वैसे लूसन के हिसाब से विजयालय देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? वो जहांगीर का समय था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल ने लिखी है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सरपंच कहाँ लागू की गई थी? ये मद्रास में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ये वीर सावरकर ने इसे वर्णित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किया था शुरू आपका बाबा साहब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? ये कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के बारे संबंध में है? तो एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की जो टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। ये एस्कर युक्त नहीं बल्कि ड्रमलिन की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो 1 2 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ये झारखंड में होगा। बिहार में किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में क्या है? अभ्रक का भंडार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पटना में स्थित है। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये गया में स्थित है। गया पे 2 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे ज़्यादा जिले कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। जियोडेसी इनमें से कोई भी सही नहीं था, इसलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। 140 क्वेश्चन का ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ये जावा के समानांतर है। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भू सीमा नहीं लगती? लेबनान की नहीं लगती, बाकी जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल की लगती है। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? ये टाइटेनियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए।
अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। सही हो गया। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं, ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षरण हिमालय नदियाँ करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ उससे कम करती हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को एक रूप में इसको जियो सल्कलाइन के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो वूलर और लोकटक दोनों ही मीठे पानी की झील थी, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? शनि का घनत्व सबसे कम होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ये लयो अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ही जो 67 बीपीएससी का पेपर कैंसिल हुआ था उसके 150 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करा दिए गए हैं। इससे आपको पता लग रहा होगा कि बीपीएससी का मेन फोकस एरिया कहाँ है। एग्जाम से पहले इसको जरूर एक बार सुन के जाएँ, देख के जाएँ। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।